बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद स्पेशल शो के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। आज ईद की खुशियां और आप ज़ाहिर ईद की खुशियां भी मना रहे हैं। ज़ाहिर इस ईद के मौका पर उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जो बेचारे जो है वो ईद कुर्बान पर कुर्बानी नहीं दे सके, उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि इस ईद पर चूँकि एक बहुत मसला दरपेश ये भी है कि फिल वक्त अगर हम बात करें तो कोरोना से काफ़ी हद तक जो है हम महफूज हैं, और कोरोना तकरीबन जो अदाद-ओ-शुमार महकमा सेहत पंजाब हमें बताता है उसके मुताबिक तो तकरीबन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से लगा दिया गया ईद के दिनों में, और ख़ास तौर पर आज भी स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और ये स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है ताकि जो आप खुशियां भी मनाएं और कोरोना से भी बच सकें। तो आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ हेल्थ के वो लोग मौजूद हैं। हमेशा मेरा चूँकि प्रोग्राम हेल्थ के ऊपर होता है तो ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। ईद के दिन हम आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने कोरोना के दिनों में बहुत अच्छा काम किया, फ्रंट लाइन पे ये लड़ते रहे लोग। बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है वो बेचारे अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार गए इसी में। बड़े नामवर जो इसमें प्रोफेसर भी शामिल थे, यंग डॉक्टर्स भी थे। तो एक तो हम आज के दिन उनको भी याद रखेंगे, और साथ साथ जो है वो मेरी टीम की जानिब से आप सब लोगों को ईद कुर्बान के मौका पर ईद मुबारक हो। मैं अपने जो मेरे मेहमान हैं आज के उसका मैं तारुफ करवा देता हूँ। सबसे पहले जो प्रिंसिपल सिंध सर्विस अस्पताल लाहौर नामवर प्रोफेसर जनरल सर्जरी के प्रोफेसर है प्रोफेसर महमूद अयाज साहब। सर वेलकम आपके आज के शो में। ईद के मौका पर आपसे बड़ी अच्छी हमने मालूमात भी लेनी है और कोरोना के वाले से भी बात करेंगे और ईद आप कैसे मनाते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाते हैं। अरसा दराज से मैं जो इनकी खिदमात कम्युनिटी के लिए हैं वो बिल्कुल जो है वो उसका आज नाम लेना ज़रूरी है। और आज ईद के मौका पर हमारे इस प्रोग्राम में ये शामिल है। पैटर्न चीफ हैं वाईडीए पंजाब के, जिसको सरपरस्ती आला कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब वेलकम, आज ईद के मौका पर हमारे साथ मौजूद है आप। और एक ऐसा नाम प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब, हमेशा इनका जो अगर इनकी मैं बात करूं तारफ इनका ये है कि हंसते रहते हैं, बड़े खुश अखलाक हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ICU जिनाह अस्पताल लाहौर हैं और सीजिया के भी हेड है वहाँ पर। क्योंकि ख़ास तौर पर एक ये बात भी मैं करना चाहता हूँ कि क्योंकि जो पिछले दिन गुजरे हैं बड़े डिप्रेशन का शिकार लोग होते थे, अस्पतालों में कोरोना के मरीज इतने ज़्यादा आते थे कि ये बड़ा खौफ पैदा हो चुका था। तो लेकिन इन्होंने दिल नहीं छोड़ा और ICU में खुद अपनी टीम के साथ मौजूद होते थे। फ्रंट लाइन पर अगर बात करें तो ये ICU के जो डॉक्टर हैं उनको ये लीड कर रहे थे। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं आज के प्रोग्राम में। और गायनी की प्रोफेसर हैं जी प्रोफेसर रज़िया अशरफ साहिबा, इनका भी मैं तारुफ करवा देता हूँ। डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम। और इनका एक तारुफ ये भी है कि जोड़ी हमारे साथ मौजूद है हेल्थ के शोबा में, जो अहलिया हैं प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब की साथ मौजूद बैठी हैं। डॉक्टर साहब आपको दोनों को फिर दोबारा वेलकम कहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। जी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो डॉक्टर साहब जी आज ईद मना रहे हैं हम जी, और हमें थोड़ा सा बताइएगा कि कोरोना पे भी बात करेंगे लेकिन चूंकि ईद है आज, तो ईद के मौके पर क्योंकि कहते हैं कि ये सुन्नत इब्राहिमी है जी हाँ, तो कुर्बानी का नाम है, तो क्या सबसे पहले आप क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगा। आपको मीडिया वालों को, अपने दोस्तों को, अपने जितने अहबाब यहाँ पर साथ हमारे बैठे हुए हैं, और आपके चैनल की वसात से जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं और हेल्थ केयर सपोर्ट वर्कर्स हैं सारे के सारे। क्योंकि मेरी एक हमेशा से ये रूटीन रही है, जब से मैं प्रोफेसर बना उससे पहले भी अपने उस्ताद को भी देखा कि ईद के मौके पे वो अपने अस्पताल को, अपने यूनिट को बाकायदगी से विज़िट करते थे। तो मेरी भी हमेशा से ये रूटीन चली आ रही है कि जब जैसे ही हम ईद की नमाज से फारिग होते तो उसके बाद मैं पहले अपने वालिद साहब और अपने जो अजीज़ हैं उनकी कब्रों पे फातिहा खाने के लिए जाता हूँ। फिर कुर्बानी के फरीज़े से फारिग होके तो मैं फिर फ़ौरन अस्पताल को घर जाने से पहले मैं अस्पताल का रुख इख्तियार करता हूँ। और ख़ास तौर पे इस मौके पे तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज जब मैं अपने अस्पताल को विज़िट कर रहा था तो मैं चूँकि हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन भी हूँ, तो सिर्फ मेरा एक यूनिट ही ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मुझे विज़िट करना होता है, मुझे अपनी इमरजेंसी भी देखनी होती है, अपने इंडोर के तमाम लोगों को भी देखना होता है। तो मुझे देख के ना बड़ी ज़बरदस्त खुशी हुई कि गो के हुकूमत ने छुट्टियाँ अनाउंस की हुई हैं, उसके बावजूद भी इमरजेंसी में रूटीन का काम सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स
बिल्कुल रूटीन का काम चल रहा था। ऐसा तो लगता ही नहीं था कि सिवाय इसके कि डॉक्टर्स, खासतौर पर लेडी डॉक्टर्स को देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज ईद है, क्योंकि उनके कपड़ों से थोड़ा सा इजहार हो रहा था कि आज ईद का दिन है। लेकिन तमाम डॉक्टर्स, तमाम नर्सेज, पैरामेडिक्स उसी तरह इमरजेंसी में काम कर रहे हैं जिस तरह रूटीन में काम करते हैं। कोई मुझे उसमें तातुल नज़र नहीं आया। इसी तरह जब मैंने इंडिविजुअल वार्ड्स को विजिट किया है, अपने वार्ड को विजिट किया है, तो जो रूटीन में एक वार्ड के अंदर किसी भी दिन में जो डॉक्टर्स मौजूद होने चाहिए, जो नर्सेज होने चाहिए, जो पैरामेडिक्स होने चाहिए, वो सब के सब, इवन सपोर्ट स्टाफ, जेनिटर्स, वो सब के सब वहाँ पे मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे उनको खसूसी मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि इस चीज़ को समझते हुए कि ये एक मजहबी त्यौहार है और उनका अपने घर वालों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों पे, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने लवाहिकीन के ऊपर इस चीज़ को तरजीह दी कि वो अस्पतालों में आके तो लोगों को सर्व कर सकें। डॉक्टर साहब, आज के दिन बड़ा बिजी डे होता है। आप जिस तरह बता रहे हैं कि जब भी कोई ईद हो, ईद उल फितर हो या ईद कुर्बान हो, तो आप अस्पताल का विजिट करते हैं। तो हमारी भाभी की जानब से, बच्चों की जानब से शिकायत होती है कि आज के दिन भी आप उनको टाइम नहीं दे रहे, और क्योंकि ईद खुशियों का नाम, अगर आप उनके साथ नहीं होंगे तो फिर वो शिकायत तो करते होंगे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन चूंकि ये पिछली चंद दहाइयों से यही सिलसिला चला आ रहा है, तो अब मैं समझता हूँ कि वो उससे मानूस हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। उनको पता है कि ये ईद का दिन ऐसे ही गुजरेगा। लेकिन करीबन 12-1 बजे तक मैं ज़रूर घर वापस पहुँच जाता हूँ। फिर उस दिन जो है ना, जो मेरी बहन, बड़ी बहन जो है लाहौर में रहती हैं, ये हमारी रूटीन है कि वो हमारे घर तशरीफ़ ले आती हैं। और हमारा एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है। मेरी वालदा भी हमारे साथ रहती हैं, मेरे ससुर भी हमारे साथ रहते हैं। फिर हम मिल के जो है ना वो दोपहर का खाना इकट्ठे खाते हैं। तो पिछली ईद को भी हमने यही किया, लेकिन हमने बिल्कुल उसको रिस्ट्रिक्ट किया। बाकी किसी अपने रिश्तेदार को मैंने मदऊ नहीं किया, सिवाय इसके ऊपर आप बात करनी है अभी अगले ब्रेक में। डॉक्टर आतिफ चौधरी साहब, डॉक्टर साहब, एक तो ये कि यंग डॉक्टर आपने, ये वाकई ये बात हम तस्लीम करते हैं कि आपने भरपूर तरीके से जो है वो कोरोना में खदमात सर अंजाम दी, और आपके बहुत सारे साथी जो इसके मुतासर भी हुए। आज ईद का दिन है, खुशियाँ मना रहे हैं, किस तरह आप अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारते हैं, हमें बताएंगे थोड़ा सा। एक तो नवीद भाई, आपको ईद मुबारक, और आपके तमाम देखने वालों को और चाहने वालों को ईद मुबारक। और आप हेल्थ रिपोर्टिंग करते हैं, और बड़े कम लोग हैं जो हेल्थ का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाते हैं। तो हम तो बड़ा, ये शुरू से हमारी ये ख्वाहिश थी कि कोई हमसे पूछे कि जब ईद होते हैं, त्यौहार होते हैं, जब छुट्टियां होती हैं, तो डॉक्टर्स कहाँ होते हैं? जब सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ होते हैं, जब सब लोग अपने घरों के अंदर रेस्ट कर रहे होते हैं, तो तब भी डॉक्टर्स आपको एमरजेंसीज के अंदर, इंडोर्स के अंदर, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर मिलेंगे। जैसे सर ने आपको पहले ही बता दिया कि सारा काम बिला तातुल जारी है। हम लोगों ने, जो यंग डॉक्टर्स हैं, वो बैकबोन है सिस्टम की। देखिए, ये जो सीनियर डॉक्टर्स हमारे बैठे हुए हैं, ये मेरे टीचर्स हैं सारे। इन लोगों का सिखाया हुआ ही हम आगे वो कन्वे करते हैं अपने पेशेंट्स को, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इनके सिखाए हुए से ही हम मरीज़ों का इलाज करते हैं। इनका अपना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि ये हमें सिखाते हैं। और ईद वाले दिन भी इनके राउंड्स होते हैं, इनके वो नॉर्मल रूटीन के अंदर भी राउंड्स होते हैं। लेकिन जो यंग डॉक्टर्स हैं, वो इस तरह बैकबोन हैं कि अगर यंग डॉक्टर्स के काम में तातुल आ जाए, या वो काम को किसी तरह छोड़ दें, या वो खुश नहीं है, तो ये हेल्थ सिस्टम नहीं चल सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ईद वाले दिनों के अंदर भी जो मेन काम होता है, 99% मैं कहूँगा वो यंग डॉक्टर्स ही वो संभाल के बैठे होते हैं। आपसे कभी फैमिली सवाल करती है कि जब आप ईद वाले दिन, आपके बहुत सारी कम्युनिटी जो यंग डॉक्टर्स होते हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, मैंने ईद वाले दिन कई दफ़ा जो है वो ये पैकेज भी बनाए उनके, तो कभी सवाल होता है फैमिली में भी, आप क्यों नहीं उनके साथ? नवीद भाई, जब ईद आती है ना, कोई त्यौहार आता है, तो हमारे वार्डों में सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो रोस्टर पर होते हैं कि ईद का रोस्टर किसने करना है, किसने नहीं करना। तो लेकिन सबको करना पड़ता है। सवाल वही वाली सर वाली बात कि हमारे माँ बाप इस फैमिली इस चीज़ पे वो आदी हो जाते हैं कि वो किसी भी ईद त्यौहार के ऊपर वो पहले फ़ोन करते हैं कि भाई अवेलेबल हो या नहीं हो। तो ये उनके लिए एक रूटीन बन जाती है। अच्छा, ये रूटीन आज से नहीं चली होती। आप देखें, जो बंदा डॉक्टर बनता है ना बच्चा, वो अपनी फैमिली का सबसे कम बोलने वाला और लीस्ट इंटरेक्टिव बच्चा होता है। वो शादियों पर नहीं जा रहा होता है, वो अपनी फैमिली से कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता। तो वो जो बच्चा होता है ना, उसको माँ बाप पहले एक बड़ी संभाल के एक मेडिकल फील्ड में लेके आते हैं, सबसे अलहदा रख के, और वहीं से वो हॉस्पिटल्स में चला जाता है। तो फैमिली को पहले अंदाजा होता है कि ये अब इसकी लाइफ ऐसे ही चलेगी, आदि बन चुकी है फैमिली। और अगर बेगम भी वो डॉक्टर हो
तो फिर तो सारी बता सकते हैं। हमारी भाभी भी शायद डॉक्टर ही होगी, अभी इंतजार कर रहे हैं। जोड़ी बैठी हुई है जी इधर हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आज तो बेगम साहब साथ बैठी हुई हैं, तो आज तो यहाँ पर आप मौजूद हैं हमारे साथ, तो आपका भी बड़ा टफ जॉब होती है। ICU सारा सरकारी अस्पतालों में जो क्रिटिकल पेशेंट होता है वो आप डील करते हैं, और माशाल्लाह आप जिस तरह मैंने जब भी आपको देखा है, जब आपसे मिलता हूँ, तो एक मुस्कुराहट और एक खुश अखलाकी आपके जो फेस पे यहाँ होती है। तो किस तरह आज ईद वाले दिन आप फैमिली को भी टाइम देते हैं, कैसे गुजारते हैं जी? कुर्बानी के बाद बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मैं इनवाइट किया यहाँ पे, और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उन सब अपने जो देखने वाले व्यूअर सबको, ख़ास तौर पर अपने जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो अभी आज के दिन भी ड्यूटी पर हैं, उन सबको ईद मुबारक कहता हूँ और उनको सैल्यूट पेश करता हूँ, जो अभी इन दिनों में भी फ्रंट लाइन पे काम कर रही है। जो खास तौर पे जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, जैसे अभी आपने फरमाया कि वो एनेस्थीसिया के डॉक्टर जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे, उनकी ड्यूटी कुछ आम डॉक्टर से थोड़ी सी टफ होती है कि वो PPE किट्स में पहन के, और वहाँ पे जहाँ पे इतनी शदीद गर्मी में काम करना, जहाँ पे आपको 8-10 घंटे वो किट पहन के ना आप कुछ खा सकें ना पी सकें, और वहाँ पे काम करना। तो ईद मैंने का आपको खुद देखा है वहाँ पर जो सूरत हाल होती है, वो जो किट पहनकर जो है वो आपने मतवातर वहाँ पर कई घंटे काम करना, और जो है वो ये N95 मास्क लगाकर काम करना, तो ये तो चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं अपनी टीम को, ना सिर्फ जना हॉस्पिटल की टीम को, तमाम हॉस्पिटल की टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस बहुत ही इस कठिन वक्त में, यानी उन्होंने ज़रा भी हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने फ्रंट लाइन पे काम किया, और जो जो टास्क उनको दिया गया उन्होंने बड़े बहुत ही खंदा पेशानी से उसको कबूल किया और उसको टास्क को कंप्लीट किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप जो नंबर ऑफ केसेज है वो कम हो रहे हैं, तो होपफुली आप इससे शायद बाहर आ जाएं। तो बाकी जहाँ पे ईद की रूटीन की आप बात कर रहे थे, तो अभी बच्चों को कैसे टाइम देते हैं ईद वाले दिन? भाभी साथ बैठी हैं इनको। हाँ जी, तो हमारी जो रूटीन है वो यूँ है कि ईद वाले दिन तो हम सुबह उठ के, मतलब एक फजर की नमाज, चूँकि हमारे घर में रूटीन में तकरीबन सब लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ के उसके बाद घर में आते हैं, और उसके बाद फ्रेश होकर तो उसके बाद हम नमाज ईद के लिए निकल जाते हैं। तो मेरे साथ 2 मेरे बेटे हैं, वो भी मेरे साथ मुझे कंपनी करते हैं। तो उसके बाद हम तैयार होकर, हमारी जो रूटीन है कि हम सेकंड डे पे या ईद वाले दिन जो है ना, यूजली हम वार्ड का राउंड हम खुद करते हैं, और मेरी फैमिली मेरे साथ जाती है। जैसे पिछली ईद पे भी हम वहाँ पे गए, तो हमने उन लोगों को सबको हमने बूस्ट अप किया जो ड्यूटी पे थे, कि उनको ये फील ना हो कि जी वो यहाँ पे अकेले और हम लोग घरों में बैठ के हम ईद कर रहे हैं। तो उससे उनको साथ उनको हम शामिल रखते हैं, और उनके साथ हम जाके ईद, हमारी कोशिश होती है कि हम हॉस्पिटल में जाके उनके साथ मनाएं। खास तौर पे जो आजकल हालात हैं, जैसे ये अभी जो टफ डेज के हम ICU में देख रहे हैं, जो पेशेंट हैं जिस तरह से कोरोना के पेशेंट हैं, तो इसमें उनको बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बड़ा फ़ख्र है अपनी टीम पे, जो इन हालात में भी बड़े बहुत ही मतलब लगन के साथ और खंदा पेशानी के साथ काम कर रही है। और मुझे कभी भी एक दिन भी ये सुनने को नहीं मिला कि ये ईद आ रही है तो हम ड्यूटी नहीं करेंगे। मैंने जिस बंदे को भी जो भी टास्क दिया है ना, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने उससे बढ़ के काम किया। तो मैं सबको एक दफ़ा फिर ईद मुबारक भी कहता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। भाभी से भी बात कर लेते हैं, कोई आप उनके लिए पूछ लेते हैं कि जी आपकी कौन सी अच्छी बातें हैं और कौन सी बुरी बातें हैं। प्रोफेसर रज़िया अशरफ मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि ख़वातीन की जो ईद होती है वो डिफरेंट होती है और आपकी ज़्यादा तैयारी होती है, क्योंकि और आप बाय प्रोफेशन अगर बात करें तो एक डॉक्टर भी हैं और वो भी गायने की, तो आपको काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है। तो किस तरह आज का दिन बच्चों के साथ ज़ाहिर है आप तो गुजारती होंगी, क्योंकि आप चूँकि ज़िया अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ पर किसी सरकारी में नहीं है, तो आपको तो टाइम मिलता होगा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीद साहब, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जो आपने बात की कि वो जैसे एज ए गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट को अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वो स्पेशली पूछ रहे होते हैं कि जी ईद के दिनों में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर साहब है कि आप अवेलेबल होंगी। और फिर आपकी फैमिली में जब आप घर आ जाते हैं तो आपको एज ए मदर का रोल प्ले करना पड़ता है और एज ए वाइफ का भी रोल प्ले करना पड़ता है। लेकिन ये है कि अल्लाह मियां हिम्मत देता है और गायनी के जितने भी डॉक्टर्स हैं फिर वो इन सारी ज़रूरियात को पूरा करते हैं और अपनी फैमिली को भी लेके चलते हैं। तो कोशिश करते हैं कि ज़ाहिर गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद करें, और मेरे बच्चे भी यही करते हैं कि हम ऐसे लोगों तक गोश्त पहुंचाए। वो कहेंगे मामा जो कुर्बानी कर रहे हैं उनको नहीं देना, उन लोगों को ढूंढे जो कुर्बानी नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे जितने करीब करीब लोग हैं कॉलोनी में सब माशाल्लाह 2-2, 3-3 कुर्बानियां, तो ऐसे लोगों को ढूंढे वहाँ गोश्त पहुंचाएं जिन्होंने आज ही गोश्त खाना है। तो कोशिश करते हैं कि ईद जो है वो सब लोगों के साथ मनाएं और तभी उसकी खुशियाँ होती हैं ईद की। और जिस तरह डॉक्टर साहब ईद वाले दिन भी चले जाते हैं राउंड करने, तो देखिए जो रोल आपको कुछ शिकायत है आज बता नहीं, मुझे बिल्कुल कोई शिकायत, देखिए जो रोल तो रात बाद दफा इनको कॉल आती है तो 8-9 बजे भी चले जाते हैं ICU में, क्रिटिकल पेशेंट होता है। देखिए वो जिस तरह सारे डॉक्टर साहबान ने बात की पहले भी
کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہوتا ہے پوری فیملی کا. ہمیں پتا ہے کہ جتنی ہمیں ان کی ضرورت ہے اور کسی اور کو شاید جو تکلیف میں اس کو اس سے زیادہ ضرورت ہے, تو اس لیے تو ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے. اور آپ خود سوچیں, اگر آپ کو رول ماڈل بننا ہے تو آپ سینئرز کر کے دکھائیں گے تو جونیئرز پہ یہ امپیکٹ ہوگا. تو اس لیے بہت اچھی بات ہے کہ یہ کرتے ہیں. تو سارے سینئرز. ڈاکٹر صاحب آپ کو ہمیں کہہ دیتے ہیں جی کہ وہ بس جلدی گھر جانا ہے, تو بھابھی ویٹ کر رہی ہیں, تو آج تو یہاں پر ڈفرینٹ صورتیں اسٹوری تو نے بتا دی ہے کہ جی ایسا کوئی نہیں ہے. میں اس پہ پروفیشن ہے وہ ڈاکٹر ہیں, تو اس لیے آپ کی وہ جو تمام تر رسپانسبلٹی کو سمجھتی ہیں. وہ تھوڑا سا ایک چیز جو ہے نا یہاں پہ بتانا بہت ضروری تھی کہ ابھی جو پچھلے دنوں میں یہ جو نا یہ میرے خیال کہ میری لائف کے نا اگر میں اپنے کیریئر کو دیکھوں تو ٹفیسٹ ڈے تھے, جو سب سے مشکل ترین, کہ میں نے کوئی کال ڈراپ نہیں کی. میں ٹیلی میڈیسن بھی کر رہا تھا, اس کے بعد میں پرائیویٹ پیشنٹ بھی دیکھ رہا تھا شام کو, اور یہاں پہ 24 آور میری کمٹمنٹ تھی کووڈ آئی سی یو میں جہاں کرونا کے پیشنٹ تھے. تو ہمارے گھر میں یہی ہوتا تھا کہ جی 24 گھنٹے فون آ رہا ہے, چل رہا ہے, مجھے جانا پڑ رہا ہے, آنا پڑ رہا ہے, سارا کچھ. تو مجھے ویسے کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی اور مجھے ہمیشہ فیملی کی سپورٹ ملی ہے. اور یہ بیگم صاحبہ کے منہ کی تعریف نہیں ہے. میں نے جب بھی کہیں کو مجھے اگر میں ان کو نا ایک میں چیز جو اپنے ڈپارٹمنٹ میں کہتا ہوں کہ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ بڑا بہت ہی ہمبل پولائٹ اور میں اسمائلنگ فیس کے ساتھ آپ نے کہا میں رہتا ہوں, وہ تو ہمیشہ ہی ہم آپ کو دیکھتے ہیں. اس کے پیچھے جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ پہ آئی سی یو میں جاتے ہیں آپ کے پاس, تو وہ تو حالانکہ جاب ہماری کافی ٹف ہے, اگر اس کے پیچھے اگر بیک گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں صرف وجہ یہ ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد دوبارہ کووڈ کے اوپر بات کریں گے. وہ کیا صورتحال ہے, کافی حد تک جو کرونا ختم ہو چکا ہے, تقریباً کمی آ رہی ہے, ختم تو نہیں ہو چکا, کمی آ رہی ہے, لیکن یہاں پر جو پروفیسر محمود ایاز کی جانب سے ہمیں تھوڑا سا ڈرایا بھی گیا ہے, ان سے دوبارہ بات کریں گے. وہ سیکنڈ ویو بتا رہے ہیں کہ جی آ سکتی ہے. تو ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, عید کے موقع پر عید قربان ہے, اور آپ نے عید کیسے منانی ہے, وہ خوشیاں تو آپ منا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا سا ایس او پی کا بھی خیال رکھنا ہے, تاکہ جو ہے وہ فی الوقت تو کرونا کی جو وبا ہے وہ تقریباً جو ہمیں داد و شمار بتائے جاتے ہیں وہ تقریباً بہت کم ہے. تو ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ہے, اس میں بیچارے بہت سارے لوگ وہ آج ہم میں نہیں ہیں, تو ان کے لیے بھی خاص طور پر قبرستان میں جائیں, دعا کریں. پروفیسر محمود ایاز صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سیکنڈ ویو کا آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ مجھے تھوڑا سا ڈرا رہے تھے. سیکنڈ ویو آپ بتا رہے تھے کہ مختلف ممالک کا نام لیا. ہاں جی, میں اصل میں ڈرا نہیں رہا تھا, یہ ایک اچھی بات ہے سر, ہمیں ڈرائیں گے تو ہم ٹھیک رہیں گے. ایک سائنٹیفک حقیقت ہے. دیکھیں سائنس کیسے کام کرتی ہے. سائنس جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نا ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے, ثبوت کلیکٹ کرتی ہے, اس کے بعد اس کو شماریات اسٹیٹسٹکس میں ڈالتی ہے, اور اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ سائنس ہے, اور سائنس کبھی جھوٹ نہیں بولتی. سائنس کی ایک بڑی خاصیت ہے کہ آپ اس میں جھوٹ کی آمیزش کر نہیں سکتے. تو اگر آپ پاکستان کے شماریات پہ غور کریں تو اس وقت ٹل ڈیٹ 2,73,000 رجسٹرڈ کیسز ہیں کرونا کے. اس میں سے حیران کن طور پہ 2,37,000 لوگوں کی ریکوری ہے, which means ریکوری ریٹ آف 87%. اگر آپ امریکہ کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ لیں, جی پاکستان میں 87% ہے. اگر امریکہ کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ لیں تو امریکہ میں 42,50,000 سے زیادہ ڈاکومنٹڈ کیسز ہیں, اور ان میں سے جو ریکوری ریٹ ہے that is 12,63,000, which means that there is a recovery rate of 30%. آپ موازنہ کر رہے ہیں دنیا کے بیسٹ ہیلتھ کیئر سسٹم کا. یہ میں آپ کو کلیئر سٹیٹسٹکس پیش کروں جو کہ آپ نیٹ پہ ڈیٹا پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ ایک موازنہ پیش کریں بٹوین دا بیسٹ ہیلتھ کیئر سسٹم ان دا ورلڈ اینڈ ہیلتھ کیئر سسٹم وچ آر کنٹری, ہمارا ملک جو ہے نا آپ کو دے رہے ہیں. تو ہمارا ریکوری ریٹ جو ہے نا 87% ہے, اور مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ 2.3% ہے. امریکہ کا ریکوری ریٹ 30% ہے, اور مورٹیلٹی ریٹ ہمارے سے آلموسٹ دگنا ہے 3.9%. اب یہ کیا ایسی وجہ ہے جو ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے خاص قوم تو ہے نہیں ہے جس پہ ہمیں جو ہے نا, یہ میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, نبی پاک کی ہمارے ساتھ دعا ہے, لیکن اس کے پیچھے 2-3 بڑی واضح وجوہات ہیں. پہلی بات ہے کہ امریکہ میں ایجنگ پاپولیشن بہت زیادہ تھی. نمبر 2, آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا بہت زیادہ جی ٹی پی خرچ ہوتا ہے ان کے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم کا جو جی ٹی پی ہے وہ خرچ ہوتا ہے ریسرچ کے اوپر اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اوپر. اٹ از ناٹ پیشنٹ سینٹرڈ. ہمارا جو ہیلتھ کیئر بجٹ ہے وہ کہ بہت تھوڑا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود اٹ از اے پیشنٹ سینٹرڈ اپروچ. وہی وینٹیلیٹرز, وہی بائی پیپ مشینز, وہی آئی سی یوز امریکہ کے پاس بھی ہیں, اور وہی چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں. ہم اس کو آؤٹ لیو آؤٹ گرو نہیں کر سکے, ہمارا کرٹیل ہو گیا.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بیسٹ ہیلتھ کیئر فیسلٹی کا مقابلہ ہمارے جیسے ملک نے ہمیں بہتر اعداد و شمار پیش کیے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے جو بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ 3 بڑی وجوہات ہیں. یہ ہم اب مد نظر رکھیں گے تو سیکنڈ ویو کے بارے میں اور آپ سے بات کروں گا. پہلی بات ہے کہ ہماری حکومت کا ٹائملی ایکشن لینا. انہوں نے ایک نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اینڈ آپریشن سینٹر بنایا. یہ امریکہ میں یہ چیز نہیں بنی. 51 اسٹیٹس کی 51 ڈفرینٹ پالیسیز تھیں. ہماری ایک یونیفائڈ پالیسی مرتب کی گئی اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر 2300 اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہوئے ہیں. انپریسیڈنٹڈ ہے. ٹھیک ہے. 47 ملین آبادی سے متاثر ہوئی. تو آپ ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن نے جی بالکل فرق پڑا. دیکھیں نا، اس نے ثابت کیا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے ہمیں فرق پڑا. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ اب عید آ گئی ہے. گورنمنٹ نے طے کر دیا ہے کہ کیٹل مارکیٹس باہر ہوں گی، صبح 6 سے شام 7 بجے تک ہوں گی. جو بندہ ایک لمیٹڈ تعداد میں لوگ انٹر ہوں گے، ماسک پہن کے انٹر ہوں گے، ٹیمپریچر کا چیک کیا جائے گا. وہ تو ایس او پی جاری ہے. ابھی اب پبلک نے اس کو برداشت کرنا ہے. پبلک نے ان ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے. اگر پبلک اس پہ ایس او پیز پہ عمل نہیں کرے گی تو ٹھیک 15 دن کے بعد آپ اس کی سیکنڈ پیک دیکھیں گے، جو کہ سیکنڈ پیک جو ہے نا، دیٹ ول بی مور ڈینجرس، اٹ ول بی ڈیزاسٹرس. تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں. ہم بار بار پبلک کو اللہ کرے ہم بچ جائیں. اللہ کرے ہم بچ جائیں. ڈاکٹر آتم جی چوئی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، سچی تو سر نے ایکسپلین کر دی ہے آپ کو اسٹیٹس کے حساب سے کس طرح چیزیں ورک کرتی ہیں. لیکن سیکنڈ جو ویو ہے وہ امریکہ بھی آبزرو کر رہا ہے، چائنا کے اندر بھی آئی ہے، انڈیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک دم کیسز بڑے ہیں. اگر احتیاط ان دنوں میں جو ہماری لاپرواہی ہوئی ہے، جیسے آپ نے کہا ہے کہ بقرہ عید کے وہ دنوں کے اندر، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ عید الفطر کے موقع، عید الفطر اللہ کرے کہ نہیں، جو آج بھی جو ہم لوگوں نے معاشی منڈیوں میں جو کیا ہے، وہ مجھے تو یہ ایس او پیز فالو ہوتے کہیں نظر نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا میسج دیتے ہیں؟ آج عید قربان ہے اور کمیونٹی کے لیے میں بڑا خوش ہوں. میں اپنے ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ بڑا خوش ہوں. آپ دیکھیں 5 ماہ کسی نے نہ اپنے ورکنگ پلیس سے بیک آؤٹ کیا، نہ اپنی ڈیوٹی سے بیک آؤٹ کیا. اور وہ اتنا ایون ان کے خلاف اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا ہوا. سر نے آپ کو ایک فگر دیا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ریکوری ریٹ 87% ہے اور امریکہ کے اندر یہ ریکوری ریٹ 30 to 40% ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اس ملک کے اندر ریکوری ریٹ 87% ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ زہر کے انجیکشن لگاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج عید والے دن وہ زہر والی جو بات ہے، یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر تھی. تو میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. تو یہ سب چیزیں ہمارے ینگ ڈاکٹرز نے برداشت کی اور میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ جنگ جیتے ہیں. اور آگے بھی ہم کبھی اپنی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور میں تمام ینگ ڈاکٹر سے کہتا ہوں کہ آپ کو بہت مبارک ہو. اور آپ نے حق ادا کیا ہے اس قوم کا، اور آپ نے حق ادا کیا ہے اس مٹی کا، جس طرح آپ نے قربانیاں دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے اور ایسے ہی اس محاذ کے اوپر وہ قائم و دائم رکھے. بہت شکریہ پروفیسر اشرف ضیاء صاحب. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا کے اوپر تو ہم نے رائے لے لی ہے، آپ بھی تھوڑا سا بتا دیں. پیشنٹ بہت کم ہوئے ہیں، عید کا بھی دن ہے، اور اس موقع پر کیا کہیں گے؟ کوئی ہمارے ساتھ شیئر کر لیں بات. جی اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ ابھی تک جو ہے نمبر آف پیشنٹس کم ہو رہے ہیں. لیکن میں ایک چیز جو یہاں پہ واضح طور پہ کہنا چاہوں گا، کمیونٹی کو پیغام دینا چاہوں گا تمام پبلک کے لیے کہ کرونا ختم نہیں ہوا. تو ابھی بھی اگر جیسے ایس او پیز جو جاری کیے گئے ہیں، اگر اس کو فالو نہ کیا گیا تو جیسے ابھی پروفیسر محمود یاس صاحب نے بھی کہا ہے کہ دوبارہ سر جا سکتی ہے، اور جو سیکنڈ ویو آتی ہے وہ ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے. تو اس لیے ہماری جو ہے نا اب عید پہ نا 2 پیغام جو دینا بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو عید قربان ہے، یہ گوشت جمع کرنے کا نام نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بکرے ذبح کریں اور اس کو فریزر میں جمع کر لیں. تو یہ جو ایک ذبح عظیم جس کو ہم جو سنت ابراہیمی جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس میں یہ ایک جو دمبا تھا ایک سمبولک تھا. یہ تو ایک بیسیکلی اثار کا ہے، ایک قربانی کا نام ہے، ایک جذبہ ہے. تو گوشت آپ ان لوگوں تک پہنچائیں جن کا یہ حق ہے. ان کو فریزر میں جمع نہ کریں، اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ کرونا سے اللہ کا شکر ہے کہ ابھی کافی تک ہم باہر آ گئے ہیں. تو اس کو فالو کریں ایس او پیز کو، اور زیادہ میل جول سے ابھی احتیاط کریں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں جو دوبارہ فیز آنے والی ہے. تو اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ. آپ کے جو ساتھی ہیں آج ہم میں نہیں ہیں، جو بیچارے جو کرونا کے دنوں میں جب پیک پہ تھا کرونا تو اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. اس میں بلا شبہ طور پر ایک وائس چانسلر
नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बड़ा नाम, उसके साथ दीगर बहुत सारे, उनके लिए भी कोई मैसेज दे दें जी। आज के दिन हमें, मेरा ख्याल है कि उनको भी याद रखना चाहिए। हमें बहुत ज़रूरी है कि उनको हम याद रखें और हमको भूलते नहीं हैं, हम उनको हर लम्हा याद कर रहे हैं। उनकी कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। हमारे बहुत सारे कुलीग खासतौर पे जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे, जिसमें हमारे एक बहुत ही कुलीग जिनके साथ मैंने काम किया, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हाफिज मकसूद साहब जो सर्जिस हॉस्पिटल में, हमारे मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब जो वाइस चांसलर थे वो, और बहुत सारे कुलीग हमारे प्रोफेसर, सीनियर, जूनियर डॉक्टर स्टाफ, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, लोगों को सर्व करते करते खुद अपनी जान की बात ये तो इनके हमने वीडियो पैगाम देखे सारे कि जी, मैं बल्कि पाशा साहब थे जो उनका एक मैंने वीडियो क्लिप देखा, वो चाय का कप पी रहे थे और वो कह रहे थे कि बहुत जल्द मैं आपके साथ हूँगा, लेकिन बेचारे जो है वो जी उसमें हुआ था कि जब शुरू में उनको प्रॉब्लम हुई थी, तो शुरू में आप अगर उसको आप कोरोना को थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो कोरोना में इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो स्टार्ट में जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो उनको ऑक्सीजन लगाएगी और उसके साथ वो काफ़ी बेहतरी उनको महसूस हुई, और उस वक्त उन्होंने वो वीडियो जारी की और बड़ी बहुत ही एक अच्छी एक स्माइलिंग फेस के साथ और कप ऑफ टी और उसके बाद लैपटॉप सामने पड़ा हुआ है, तो सबको ने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कमिंग बैक इन 1 वीक। तो जो अल्लाह को मंजूर हो, अब वो उस टाइम जो हालात फिर जब बिगड़ने पे आए उसके बाद जो लंग्स उनके हैं वो स्टिफ हो गए और उस वक्त प्रॉब्लम, उन सबको एक तो बहुत ही मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं सबसे ये एक अपील भी करता हूँ कि उनको अपनी दुआओं में याद रखें। वो सिर्फ एक एक बंदा नहीं, पूरी फैमिली जो है ना मुतासर होती है, और उनको जाने वालों को अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जन्नत फिरदौस में जगह दे। प्रोफेसर रज़िया अशरफ साहबा से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, गायनी के जो पेशेंट बेचारे वो भी काफ़ी कोरोना में सर्वाइव, उन्होंने मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनको, क्योंकि आप कह रहे थे कि जी पहले कोरोना टेस्ट करवा लें, तो वो काफ़ी मुश्किल काम होता है। कोरोना अगर पॉजिटिव आ जाता तो फिर क्या उनका डिलीवरी केस का क्या बनता था? उसमें यह है कि अगर हमें उनकी साइन सिम्टम्स से लगता था तो पहले तो मरीज डिनाइल फेज में होता है, वो मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन यह है कि जब उसको डायग्नोज हम कर लेते थे, फिर हमारा जो गवर्नमेंट सेटअप में गंगाराम हॉस्पिटल जो है वो स्पेसिफिकली उसके लिए कैटर्ड था, तो हम मरीज को काउंसिल करते थे कि आप वहाँ चले जाएं। फिर वो मरीज का काफ़ी मुश्किल होता था कि नहीं जी आपसे कराते रहे हैं, तो आप, तो हम उनको ये कहते थे कि वहाँ पे अल्लाह ना करे कोई आपको कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई मसला होता है, तो वहाँ पे सारा सिस्टम ऐसा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो पिछले कोरोना के दिनों में मैंने ऑब्जर्व किया कि मेल्स ने एसओपी को फॉलो किया लेकिन खवातीन और बच्चों ने नहीं किया, तो मैं तो फिर अपनी सारी खवातीन को जो घरों में है उनको यही कहूँगी कि अब इस ईद पे और इन दिनों में अपनी खास तौर पे और अपने बच्चों का ख्याल करें और मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का करें, ताकि मेल किसी हद तक कर लेते हैं, लेकिन साथ जो खवातीन और बच्चे आते हैं क्लिनिक पे वो इन चीज़ों के बगैर होते हैं। तो ये है कि अगर हम मिलके कंट्रोल करेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। और जी बिल्कुल, एक टीम वर्क की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा जो है अपने मेहमानों से बात करेंगे। इंतहाई मुफीद जो मशवरे मुफ्त में आपको दिए जा रहे हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हम सिर्फ खुशियाँ मुबारक हों, आपने क्योंकि कुर्बानी कर चुके हैं और आप गोश्त खाने का जो एक प्रोग्राम होता है वो भी आप बना चुके हैं। उसके साथ साथ जो है वो एसओपी के ऊपर भी ख्याल रखना है। हम तो बार बार कहेंगे चूँकि हमारा ये प्रोग्राम तो संजीदा होता है, इसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर, डॉक्टर शामिल होते हैं, तो ये वो प्रोग्राम नहीं है जिसमें नाच गाना हो। इसमें तो मुफीद बातें हम आपसे शेयर कर सकते हैं ताकि आपको कोरोना से बचाया जा सके। इस हवाले से जो मैं बात करूँगा डॉक्टर आतमजीत चौधरी साहब से। डॉक्टर साहब, कोई हमें आप भी माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, तो कोई शेयर करें हमारे साथ बचपन का। बहुत मुश्किल टफ लाइफ होती है आपकी स्टडी करना है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सीरियस बात है लेकिन थोड़ी सी देखें, जिंदगी के अंदर ना कोई भी इंसान दो ही चीज़ों पर जिंदा रहता है। एक वो पैसे के ऊपर, एक इज्जत के ऊपर। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना इंसान के लिए। डॉक्टर्स, आप हमें हमारे मुंह के ऊपर लेबल लगा दिया गया है कि शायद हम पैसे के पीछे भागते हैं। यकीन माने जिस तरह आज अच्छी बातें करें। अच्छा, मैं थोड़ा इसको आगे लेके जाता हूँ। इसको जिस तरह एक आर्मी वाला जो अब जहाद कर रहा होता है तो वो पैसे के लिए नहीं कर रहा, तो हम भी बिल्कुल जब ये ड्यूटीज कर रहे होते हैं तो पैसा शैसा हमारे जहन में नहीं होता। एप्रिसिएशन डेफिनेटली हमारा जो वो बूस्ट करता है। तो मेरा आपके तवज्जो से एक जरूर है कि आम बंदों से, आम लोगों से, कि जब आप ईद से फारिग हों और पहले, दूसरे, तीसरे दिन जब भी जाएं तो बुके लें, फ्लावर्स लें। आप वहाँ एमरजेंसीज में जाएं, वहाँ जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पैरामेडिक्स काम कर रहे हैं, जो वहाँ पेशेंट्स हैं, उनको फ्लावर्स दें, बुके दें, उन्हें चॉकलेट दें। तो इससे बड़ा एप्रिसिएशन होगी उनकी। वो क्या उसका नाम है, रही बात के क्या उसका नाम है वाकया, तो हमारा तो हर डे ही कोई ना कोई वाकया होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम हॉस्पिटल से पड़ती थी जब डॉक्टर साहब छोटे होते थे, हम जब हॉस्पिटल से बिलोंग करते हैं, मार पड़ती थी। मेरे अब्बू ने मुझे बहुत मारा हुआ है घर से। मेरे वाले साहब ने बहुत मारा हुआ है, लेकिन हम शरारती बहुत ज्यादा होते थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
लेकिन कभी ना, जाहिर बात है जो कि बच्चे शरारती होते हैं हर तरह के, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ कि हमारी सारी फैमिली की जो गैदरिंग वो हमारे वो घरों में होती है, वो जो हमारे घर में गैदरिंग होती थी वो एक बड़ी एक मेमोरेबल सी चीज़ें हैं जिसे हम लोग एंजॉय करते हैं। जैसा मेडिसिन के आप डॉक्टर हैं, मैं एक आपसे अपने नाज़रीन के लिए इंतहाई मुफीद मशवरा लेना चाहता हूँ। इन दिनों में जो बसारखोरी है वो बड़ी की जाती है, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त होता है और हर घर में वाफर मकदार में होता है, तो फिर बाद में हम ये खबरें चलाते हैं, आज के बाद हम यही चलाएंगे कि बड़ी तादाद में मरीज सरकारी अस्पतालों का रश लग गया है, तो किस तरह लोग खाएं, मियाना रवि इख्तियार करें। इसका सबसे बड़ी बात, अगर आप गोश्त बांटने में बिलीव करते हैं तो आपके पास इतना गोश्त नहीं बचेगा कि आप बसियारखोरी करें, लेकिन अगर आप गोश्त को वो स्टोर करते हैं तो जाहिर बात है वो अपने खाने के लिए स्टोर करते हैं और आप बसियारखोरी करेंगे। इसके अंदर सबसे एक तो हदीस नबी के मुताबिक से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर करें, जो करने का हक होता है गरीब लोगों तक पहुंचाए। दूसरा, उतना ही खाएं जितना आपका मैदा और आपका ज़मीर इजाज़त दे। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा खाएंगे, यार अब ये भी तो देखें ना कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गोश्त खाते ईद के दिनों पे, बड़ी हमारी एक बहुत ज़्यादा आवाम है, तो वो जब उन्हें मिलता है तो डेफिनेटली वो लाहौरिये डॉक्टर साहब वैसे भी बहुत खाते हैं, कोई भी दिन हो खाने के शौकीन होते हैं। लाहौरियों को खाने के मामले में कोई नसीहत असर भी नहीं करेगी। चलो अल्लाह करे प्रोग्राम लोग देख रहे हैं। डॉक्टर साहब आप क्या बताएंगे? जी मैं तो आपने कोरोना का भी बताया हमें, अपनी लाइफ का भी बताया, आप किस तरह अस्पताल का विजिट भी कर चुके हैं, तो मैं जो पैगाम देना चाहूँगा वो थोड़ा सा इससे खुराक से हटके है। ठीक है, असल में मैं बुनियादी तौर पे एक सर्जन हूँ, प्रोफेसर सर्जरी हूँ, और ईद के दिन हमारी इमरजेंसी होती है। मैं एक बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके अंदर भी काम करता हूँ। सर वो तो पता कि आप एक नामवर सर्जन हैं। नहीं उसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें जो हमें जो मुश्किल पेश आती है ईद के दौरान, हमारे बहुत से जो दोस्त हैं जो कि बकरा ज़बह करने की उनको शायद ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन शौक में बकरा खुद ज़बह करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें जो बकरा ज़बह करते वक्त देखें वो देखें मैं सर्जन हूँ, रोज़ खून देखना, रोज़ एक बर्दाश्त की कुव्वत बन जाती है। तो जिसको खून देखना और वो छुरी चलाने की ख्वाहिश बड़ी होती है कि हम भी उस सुन्नत इब्राहिमी खुद अपने हाथ से अदा कर सके, उसमें अपनी उंगलियों को काट लेना, अपनी कलाइयों को काट लेना। दूसरे लोग भी आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं, ये बेशुमार लोग आते हैं, और इसमें से कुछ मेरे आपने बहुत अच्छा अपने दोस्त भी हैं, वो भी ये इमरजेंसी में आते हैं। अब इमरजेंसी में एक ऐसी चीज जो कि मतलब आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं कि आपने कसाई भी बुलाया हुआ है, आपने बुलाए हुए हैं, लेकिन आप कहते हैं कि छुरी मैंने खुद चलानी है। जी वो भी होते हैं। वो उसकी वजह से ये है कि जो आप अपने आप को, जो सबसे पहली बात है कि कोशिश करें कि हमारे पर ईद के दिन वैसे ही बड़ा प्रेशर होता है, एक्सीडेंट्स, इंजरीज, लोग फायर आर्म इंजरीज के साथ आ रहे होते हैं, तो ऐसी इंजरीज जो है ना जो कि टोटली अवॉइडेबल है, आप खुद ज़िबा करने की कोशिश ना करें अगर आप ट्रेन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, खासतौर पर अगर आप सर्जन नहीं है तो फिर बिल्कुल मैं अपने बकरा खुद ज़िबा करता हूँ। अगर आप सर्जन नहीं है तो आपको ज़िबा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ट्रेनिंग नहीं है। अपनी उंगलियों को और अपनी कलाइयों को बचा के रखें, क्योंकि आप अपनी रिस्ट में अपने मेडिसिन का प्रोफेसर खुद ज़िबा करना शुरू कर देगा, जी वो मेरा ख्याल है कि वो जरा अपने आप को मुश्किल में डाल देंगे, और हमें भी बड़ी मुश्किल में, क्योंकि जाहिर है अगर आप कलाई कटी हुई के साथ कोई अगर इमरजेंसी में आ जाएगा तो ज़ाहिर है प्रोफेसर सर्जरी मुझे जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसको जाके रिपेयर करना पड़ता है। तो मैं लोगों से ये दरखास्त करूंगा कि हमारी मदद करें, इस तरह के काम ना किया। बहुत अच्छा मैसेज है जी, खुद जो है वो कोशिश ना करें, कोशिश की है कि अपनी ईद बचाने की। प्रोफेसर रजिया अशरफ साहबा से बात करूंगा, हमारी भाभी यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब कोई तो शिकायत लगा दें आज इनकी, ताकि इनको हम पूछते रहे बाद में भी, कोई तो शिकायत करें इनकी। होता घरों में ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी शिकायत ना हो। नहीं वो देखिए, वो बात वही ना कि जब आप साथ रहते हैं तो हर बंदे याद उन्होंने आपको समझा के साथ लाए। ऐसी बात नहीं, खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं, मेरे अंदर भी होंगी काफी सारी खामियां। आज दोनों को बुलाने का मकसद ये था कि आज जरा आपसे पूछ लें, क्योंकि ये हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ जी, तो ये कि दोनों मेरे में बहुत सारी खामियां होंगी जिसको वो बर्दाश्त कर रहे हैं, खूबियों को सामने रख लेते हैं, खामियों को नहीं। तो इसी तरह मैं भी कोशिश करती हूँ कि मुझे ज्यादा खूबियां ही नजर आए, कोई खामी नजर ना आए। अगर है तो हमने उसके साथ ही चलना है। और ये सारे जो मैरिड लोग हैं उनके लिए, जो न्यू हैं स्पेशली, वो उनके लिए एक पैगाम भी इसमें है कि आप जो है वो सिर्फ खामियों पर तवज्जो ना दें, एक दूसरे की खूबियों को देखें। और ये कि अगर आपको 4 शिकायतें हो सकता है अगले बंदे को 6 या 7 हों आपसे, तो ऐसे मत समझे, इसलिए मिलके रहें। और यही तो आप भी माशाल्लाह बड़ी प्रैक्टिस है, और डॉक्टर साहब तो सरकारी तौर पे भी और प्रैक्टिस भी करते हैं। तो इस प्रैक्टिस के दौरान, क्योंकि माशाल्लाह दोनों बेटे आपके जो है वो भी शोबा तेज से वाबस्ता है, शायद इधर ही आ रहे हैं, तो उनको कैसे टाइम दे देते हैं आप? नहीं, हमारा बहुत वो जैसे है कुछ कि हमने अपने घर में टाइमिंग्स है हमारे, जैसे हम
खाना इकट्ठे खाते हैं और इसी तरह तो से वैसे कुकिंग खुद भी आप कर लेती हैं? बहुत कम अंडा बना लेती हैं। मतलब कुछ खास आती भी नहीं है और कभी ज्यादा की भी नहीं, शुरू से जैसे ट्रेनिंग में रहे तो करते रहे। डॉक्टर साहब की बहुत मेहरबानी कि इनको खाना बहुत अच्छा पसंद था, लेकिन हम दोनों घर से बाहर, वो लक्ष्मी से ये खा लो, कहीं और चले जाओ वहां से ये खा लो, तो बच्चे हैं कभी कभी कोई फरमाइश कर देते हैं कि मामा कलेजी खुद बना दें या कभी नूडल्स बना दें, तो उनके लिए मैं कभी कभी बना देती हूँ। चलो जी, कोई शिकायत नहीं आपको, और आपने बड़ा अच्छा है कि कॉम्प्रोमाइज किया हुआ, चूंकि ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू तो हर इंसान में होते हैं। डॉक्टर साहब बहुत खुशकिस्मत है, हमारी भाभी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं बाय प्रोफेशन, शायद वो आप समझती हैं कि किस तरह का आपका शोबा है, तो आपको कोई शिकवा है भाभी से? ऐसे वो जो वैसे मैं मतलब एक जो चीज मैं जो ना वो बड़ी बहुत ही ओपनली कहता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन कर रहा हूँ, माइंड नहीं करना। नहीं, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन, ये बल्कि बड़ा अच्छा लगा मुझे आपने क्वेश्चन किया है। बड़ा ओपनली मैं कहता हूँ, मैंने कहा शायद मैंने कोई जिंदगी में अच्छा काम किया था जिसकी वजह से मुझे अच्छी बीवी मिल गई, तो मतलब ये अल्लाह करे कि बहुत ज्यादा ये बाकी यहाँ पर तो लोग बेचारे रोते हैं इसमें वाकई जो है ना, मतलब ये मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बीवी भी है, बहुत अच्छी माँ है। अभी जैसे आप कह रहे हैं मेरे दोनों बच्चे वो टॉपर हैं, किंगगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में है दोनों, और बेटी मेरी जो वो भी टॉपर है, वो कैनेडा में सेकंड ईयर में है। तो अब लोग पूछते हैं कि जी आप इतने बिजी हैं कि हमारा हॉस्पिटल भी अलग शुक्र एक अच्छा खासा हम रन कर रहे हैं, और इससे पहले हम दोनों जॉब में थे, और उसके बाद डॉक्टर साहब ने बच्चों की खातर इनकी जब प्रमोशन हुई एज ए प्रोफेसर, इन्होंने कहा जी मैंने इतनी जॉब कर ली, दैट्स एनफ, अब मैंने बच्चों को टाइम देना था या फिर हॉस्पिटल को देखूंगी। ये एक बड़ी बहुत ही खुशकिस्मती है कि अच्छी बीवी आपको मिल जाए, तो मेरे ख्याल इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। डॉक्टर जो माशाल्लाह दोनों बेटे हैं, ये आपने उनको इम्पोज किया कि आपने डॉक्टर ही बनना, या उनकी ख्वाहिश थी? जी ये शुरू में ना उन दोनों का माइंड नहीं था डॉक्टर बनने का, हमें वो देखते थे बहुत बिजी हैं, तो उन दोनों का माइंड जो है ना, एक कहता था मैंने तो पायलट बनना है, और दूसरे कहता है कि मैं कुछ और जो है ना वो जो आर्मी में जाऊंगा जिस तरह का। तो हमने उनको फोर्स नहीं किया बिल्कुल ही, नॉट एट ऑल। हमने जो अपना हॉस्पिटल था जो प्राइवेट वो सेट किया ना, तो उसके हमने फ्लोर्स के नाम रखे थे बच्चों के नाम पे, कि हमजा फ्लोर, तला फ्लोर, आयजा फ्लोर, जो बच्चों के 3 फ्लोर हैं उसके। अब वो जाकर उनका ना थोड़ा सा उनको एक इंसेंटिव लगा कि मेरे फ्लोर पे ये काम हो रहा है, इधर लेबर रूम है, बड़ी इनकम है यहाँ पे, तो इधर लैब है मेरे फ्लोर पे, इस तरह से करते गए। उन्होंने कहा जी नहीं हम डॉक्टर बनेंगे। जब उन्होंने देखा जी ये दोनों डॉक्टर हैं, ये टाइम भी दे रहे हैं, बड़े खुश हैं, और सोशली बड़े बहुत एक्टिव हैं, मतलब कहीं भी ऐसे वो खुद ही कन्वर्ट हुए, और उन्होंने वैसे उसमें एक्सेल किया है कि दोनों ने उसमें, मतलब पहले बेटे ने खुद ही उसने, अब ये बड़ा एक चैलेंज था कि ओ लेवल के बाद दाखिला होना, तो ओ लेवल के बाद एफएससी, ये भी एक उसने एक जो है ना उसने एक वो मतलब एक एग्जांपल सेट की। एफएससी में भी उसने बड़े अच्छे नंबर एक फिर केई में, और दूसरे बेटे ने उसको फॉलो किया, उसने भी ऐसे ही किया कि जी ओ लेवल के बाद एफएससी। बेटी ने कहा जी मैं तो खुद मैट्रिक करूंगी, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो उसने उसमें 98% मार्क्स लेके उसने कैनेडा में उसने एडमिशन लिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो तीनों जो है ना, मतलब बाय देमसेल्व्स, उसमें हमने उनको ये नहीं कहा कि जी आप डॉक्टर बने या फोर्स करिए, अभी स्टिल उनके लिए फील्ड ओपन है। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त बच्चों के हवाले से तो आपको मैं एडवांस में मुबारकबाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आतिफ साहब मोबाइल छोड़कर एक आखिरी मैसेज मुझे दे दें। ये एक कंसेप्ट बन चुका है, मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर्स हमेशा जो है वो डॉक्टर से ही शादी करता है, फिर उनके माशाल्लाह बेटे भी अगर डॉक्टर ही बनते हैं, तो क्या वजह है ये? देखिए आप, मैं खुद इस कंसेप्ट के खिलाफ हूँ मैं खिलाफ हूँ, घर वाले नहीं मानते। जैसे सर कह रहे हैं ना कि हमने उनको एक कन्विंस किया, वो घर जो डॉक्टर्स की फैमिली होती है उनके घर का माहौल ही ऐसा होता है कि जो उसमें परवरिश पाता है तो वो उससे वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है कि बीइंग ए डॉक्टर काम करना वो इजी लगना शुरू हो जाता है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो चले जाते हैं। रही बात के बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, देखें जैसे एक डॉक्टर्स की जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो बड़े ऑकवर्ड किस्म के होते हैं, नाइट करनी है, इवनिंग करनी है, मॉर्निंग करनी है, फिर जो उनका इंटरेक्शन होता है पेशेंट के साथ इमरजेंसीज के अंदर, आईसीयूज के अंदर, लेबर रूम के अंदर, तो ये मेरे ख्याल में अगर आपका बेटर हाफ डॉक्टर हो तो उसे इजीली समझ सकता है कि उसकी टाइमिंग्स क्या है या इसका एटीट्यूड क्या है। जैसे कॉमन वो एक ट्रेंड है कि जो फीमेल्स हैं वो खाना बनाएंगी, किचन संभालेंगी, लेकिन मेरा ख्याल में अगर डॉक्टर एक अच्छी प्रोफेशनल फीमेल डॉक्टर है तो उस डॉक्टर है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो किचन संभाले। बहुत ये अच्छी जो बात सब है चीजें अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने जो आपके बच्चे होंगे उनको उनमें से किसी एक को ब्यूरोक्रेट जरूर बनाना है आपने। सर ये तो मेरा मशवरा आपको है। तो मैं ये वो चीजें जो हम अक्सर का डिस्कस करते हैं। तमाम मेहमानों को आज जो है वो आप यहाँ पर आए और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छी बातें की नाज़रीन। आज के इस प्रोग्राम में हमने बेसिक बुनियादी तौर पर जो है वो इसका मकसद इंफॉर्मेशन थी, और ईद के मौका पर जो हमने आपको बताया कि सेकंड वेव भी आ सकती है कोरोना की, और इसके साथ साथ ये वो लोग हैं जो हेल्थ की क्रीम हैं और किस तरह ये अपने शोबे में काम करते हैं, किस तरह ये निकल के आए, और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे भी डॉक्टर बने।
तो इनसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा। मुल्क के